हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम राज कॉमिक्स में नागराज सीरीज का अगला भाग पढ़ेंगे, जिसका नाम है नागराज और बोना शैतान, और जिसके लेखक हैं राजा। नागराज और एक नकाब को आमने सामने। नागराज, यह टीपू की तलवार है, इससे तुम नहीं बच सकोगे और फिर मैं तुम्हारी गर्दन उपहार में दूंगा बोने शैतान को। उफ, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ इस चमत्कारी तलवार के आगे। वेली मोरा, वडोदरा का एक खुशगवार दिन। मशहूर शख्सियत प्राणलाल का विंटेज कारों का जखीरा। यह कारें मुझे जान से ज़्यादा प्यारी हैं। और तभी अरे, यह गंदा नेवला कहाँ से आ गया और वो उसे भगाने लगता है। ओह, कमबख्त गायब हो गया। लेकिन नेवले शिकागी के साथ गायब हो गया कारों का जखीरा भी। और यह देखकर प्राणलाल जी चिल्ला पड़े, हाय, मैं बर्बाद हो गया, लुट गया, तबाह हो गया। और वहाँ खड़े गार्ड्स यह सब हैरानी से देख रहे थे। यह दृश्य है मुंबई के हांगकांग एवं संघाई बैंक के वॉल्ट रूम का, जिसके वॉल्ट में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीरा, जो हैदराबाद निजाम के बड़े खजाने का हिस्सा है, लावारिस सा पड़ा है। उस दिन अचानक उस वॉल्ट रूम में एक रहस्यमयी चीज़ दिखाई दी। यह नेवला वॉल्ट रूम में कैसे आ गया? गार्ड ने उसे संगीन घोंपनी चाहिए, किंतु शिकागी नेवला कहाँ गायब हो गया? वहाँ से पता ही नहीं चला उसे। इसके साथ वहाँ भी वही आश्चर्यजनक दृश्य। अरे, यह पूरा वॉल्ट केबिन कहाँ गायब हो गया? और वह नेवला भी। सन 1952 से वहाँ सुरक्षित पड़ा खजाना पलक झपकते ही गायब हो गया। पुलिस हेडक्वार्टर में मुंबई पुलिस के नाम पर थू थू हो रही है। अति काबिल समझी जाने वाली पुलिस 2 दिन में कोई सुराग न लगा सकी चोरी का। ना कोई सेंध, ना कोई तोड़फोड़, और खजाना गायब। सूचीन पर्वत पर खड़ा कला का अद्भुत नमूना कांगड़ी देवी का है मंदिर। मंदिर के भीतर स्थापित देवी की 5000 वर्ष पुरानी मूर्ति। मान्यता थी कि सुना है, देवी के दर्शन पाते ही मन की प्रत्येक इच्छा पूरी हो जाती है। आज मंदिर के कपाट 3 दिनों के लिए खुल जाएंगे। ना जाने मुझे देवी के दर्शन होंगे या नहीं होंगे। भक्तगण आपस में चर्चा कर रहे थे। सप्ताह भर से पंक्तिबद्ध खड़े भक्तों के लिए मंदिर के कपाट खुल जाते हैं, और इसके साथ ही मंदिर में एक लगी घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज उठती है, और साथ ही सभी भक्तगण कांगड़ी देवी का जयकारा लगा देते हैं। बोल कांगड़ी देवी की जय। भक्तगण देवी के दर्शनों के लिए पागल से हुए जा रहे थे। हे माँ, मेरी मुराद पूरी करो। और यह अनोखा भक्त देवी के दर्शन पाने के लिए कौन से रास्ते से भीतर जा रहा था? एक काला नेवला एक छोटी सी खिड़की से अंदर जा रहा था, और अंदर जाते ही उसकी आंखों से एक चमत्कारी किरणें निकलती हैं, और इसके साथ ही मूर्ति हवा में उड़ने लगती हैं। पुजारी हंसपरस्त यह कार्य देख रहा था। देखने वालों की आंखें मारे हैरत के फटी सी रह गई। अरे, देवी की मूर्ति उड़ रही है, चमत्कार! ये तो चमत्कार हो गया। इसी पल पुजारी शंकरानंद उछल पड़ा। काला नेवला शिकागी गार्ड हंसपरत थे। मूर्ति कैसे उड़ रही है? हम क्या करें? किस पर गोली चलाए? यह क्या हो रहा है? भक्तों में हंगामा मच गया। देवी रुष्ट हो गई है, वह मंदिर छोड़कर जा रही है। यह तो गजब हो गया, यह तो अनर्थ है। पुजारी शंकरानंद चीख पड़ा, मूर्ति की चोरी हो रही है, मूर्ति चोरी की जा रही है, और वह राचौर शिकागी काला नेवला। गोली चलाओ, मार डालो उसे। गार्ड्स की खोपड़ियाँ मानो कुंद हो गई थी। अगले ही पल गने नेवले का निशाना ले गरज पड़ी, मार डालो उसे। गार्ड्स ने नेवले पर गोलियों की बौछार कर देने की नेवला तेजी से भाग निकला, और एक चट्टान पर पहुंचकर शिकागी की प्रलयकारी आंखों से निकली चिंगारियां चट्टानों से टकराई, और चट्टानें छोटे छोटे पत्थरों में तब्दील होकर नीचे गिरने लगी, और गार्ड्स और भक्तगणों पर एक प्रलय के रूप में आ गिरी। कुछ पलों बाद शीघ्र ही प्रलय जब समाप्त हुई, देवी की मूर्ति गायब, शिकागी गायब। उफ, मूर्ति कहाँ गई? और काफ़ी भक्तजन और गार्ड्स इस पत्थर की वर्षा में घायल हो गए थे। नागराज बेंगलोर के एक शानदार होटल में अखबार पढ़ रहा है। संध्या टाइम सूचीन मंदिर से कांगड़ी देवी की 5000 वर्ष पुरानी मूर्ति की रहस्यमय ढंग से चोरी काला नेवला देखा गया। काला नेवला शिकागी। और नागराज सोच में पड़ जाता है, क्योंकि काले नेवले का धारक बहुत ही शक्तिमान होता है, क्योंकि उसने काला नेवला गुरु गोरखनाथ के पास देखा था। शिकागी का धारक बहुत बड़ा जादूगर होता है। इसका मतलब कोई शिकागी का इस्तेमाल उल्टे कामों में कर रहा है। और नागराज इन सभी ख्यालों में खो जाता है कि वह कौन हो सकता है। बेंगलोर का एक म्यूज़ियम, वाह कितनी सुंदर कलाकृतियाँ हैं। वाकई इन पर किसी एक का अधिकार नहीं होना चाहिए। यह इतिहास की धरोहर तो सबके देखने के लिए है। परंतु तभी मुख्य द्वार पर कुछ नकाबपोश आते हैं और गार्ड्स पर गोलियां चला देते हैं। हर आदमी हाथ ऊपर कर ले, कोई भी गलत हरकत करेगा तो उसकी जान ले ली जाएगी। इन सब से बेखबर नागराज
ऊपर की तरफ। उफ, इतनी भीड़ में मैं अपने आप को बेबस महसूस कर रहा हूँ। और तभी उसका ध्यान नीचे की तरफ जाता है। नकाबपोश चोरों ने चुनिंदा कलाकृतियाँ बैगों में भरनी शुरू कर दी। एक ने टीपू की महान तलवार उठा ली। वाह, टीपू की तलवार! सब काम आसानी से हो गया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि नागराज ने उन्हें देख लिया और नागराज ने उन पर अपने सांपों के जरिए हमला किया। नागराज, भीड़ से आप सब लोग जल्दी से फर्स्ट फ्लोर पर चले जाएं। और देखते ही देखते पूरा हॉल खाली हो गया। हाँ, अब मज़ा आएगा इनसे लड़ने का। कहो प्यारो, क्यों दंगा मचा रहे थे? उफ, यह तो नागराज है। यह इसी शहर में, अब तो मारे गए हम सभी। और फिर शुरू हो गई नागराज की कसरत। चोरों, लुटेरों और नागराज उन पर कहर बनकर टूट पड़ा। किंतु तभी उनमें से एक नकाबपोश दीवार पर टंगी एक तलवार उठा लेता है। रुक जाओ नागराज, सावधान! टीपू की तलवार म्यान से निकालते ही मुझे अपने अंदर शक्ति का संचार महसूस हो रहा है। नागराज ने उस पर अपनी सब शक्तियों से हमला किया, परंतु ये क्या? अरे, मेरे हाथ अपने आप एक कुशल तलवारबाज की तरह चल रहे हैं। और देखते ही देखते उस नकाबपोश ने उन सभी सर्पों को रास्ते में ही चीर दिया और सभी को मार डाला। अब बारी थी नागराज की। अपने ईश्वर को याद कर लो प्यारे नागराज, आखिरी बार। और तलवार पूरी नागराज के पेट में घुस गई। लेकिन नागराज की शारीरिक संरचना इस प्रकार की है कि उसका जख्म अपने आप भर जाता। आश्चर्य है, इसे तो कुछ नहीं हुआ। उसे तलवार से अब तक कोई हानि नहीं होनी चाहिए, जब तक उसका कोई अंग कट नहीं जाता है। और नागराज को उसी से बचना था। क्या इस पर कोई आत्मा आ गई है जो यह इतना शक्तिशाली हो गया? फर्स्ट फ्लोर पर खड़े दर्शक इस रोमांचक जंग के गवाह थे। उफ, बहुत शक्तिशाली तलवार है यह तो। एक बार हाथ लग जा, 84 करोड़ टुकड़े करके तेरे भारत में बंटवा दूंगा नागराज। और फिर वह मौका भी आ गया। बोल नागराज, मार दिया जाए या तुझे छोड़ दिया जाए? लेकिन तभी नागराज का हाथ पीछे टंगी एक ढाल पर पड़ा। अब मुझे कौन बचा सकता है टीपू की तलवार से? ओह, ये तो टीपू की ढाल है। और नागराज ने उस तलवार के वार को उस ढाल पर रोक लिया। जितनी मारने की शक्ति टीपू की तलवार में है, उतनी ही बचाने की शक्ति टीपू की ढाल में भी है। और नागराज प्रत्येक बार ढाल पर सहता रहा। और ये क्या, तलवार ढाल से टकराते ही नीचे जा गिरी। अब बाजी पटने लगी। नकाबपोश, अब तुम जिंदगी भर अपनी ठुकाई याद करोगे। नागराज ने नकाबपोश को समूहन में बांध लिया। बोलो, यह चोरी किसके लिए करते हो? माल किसे बेचते हो? और नकाबपोश बताता चला गया। हम यह सब चोरियां बोने शैतान के लिए करते हैं, जो ऐतिहासिक मूल्य के समान हर चोर को मुंह मांगा पैसा देता है। बोना शैतान गोवा में 7 होटलों के मालिक सर रॉबर्ट का दायां हाथ है। सर रॉबर्ट इस चोरी के माल को इंटरनेशनल बाजार में बेचकर अरबों कमाता है। उसका मुख्य अड्डा डोनापाला में होटल सी व्यू है। उसके बाद नागराज ने उसे एक पिलर से बांध दिया और वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई। नागराज को मार रहा था बदमाश, आ मुझसे लड़। और वो भीड़ उस पर टूट पड़ी और कुछ ही पलों में वहाँ पुलिस आ गई। पुलिस कमिश्नर, धन्यवाद नागराज। देश में हो रही इन चोरियों में पुलिस की यह पहली सफलता है, और वह भी तुम्हारी वजह से नागराज। यह तो मेरा फ़र्ज है सर। नागराज फिर वहाँ से चल दिया। जल्द ही पूरा गैंग जेल में होगा। गोवा के डोनापाला शहर का खूबसूरत 5 स्टार होटल सी व्यू। नागराज वहाँ पहुँचता है। गार्ड्स, वेलकम सर, थैंक यू। नागराज होटल के रिसेप्शन पर पहुंचा। रिसेप्शन से एक लड़की, हेलो, गुड मॉर्निंग, व्हाट कैन आई डू फॉर यू सर? नागराज, हाय, गुड मॉर्निंग, आई वांट ए रूम ऑन टॉप फ्लोर। नागराज ने अपने कमरे में आते ही होटल के मैनेजर को बुलाया। कहिए सर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं बोना शैतान से मिलना चाहता हूँ। मैनेजर बुरी तरह चौंक पड़ा। यह आप क्या कह रहे हैं सर? बिग बॉस किसी से नहीं मिलते। मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे मिस्टर मैनेजर। सॉरी सर, हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। उसे मुझसे मिलना ही पड़ेगा, वरना मैं इस होटल की ईंट से ईंट बजा दूंगा, उसका धंधा बंद कर दूंगा। फिर मैनेजर वहाँ से चला गया। उसी रात से होटल में हंगामा मचना शुरू हो गया। चारों तरफ सांपों ने हमला कर दिया था। बचाओ सांप! होटल के हर कर्मचारी का यही हाल था। किचन में, रिसेप्शन पर, हर जगह सांप ही सांप थे। कुछ ही देर बाद होटल में भगदड़ मच गई। सारे होटल कर्मचारी होटल छोड़कर भाग गए। बिग बॉस को बुलाना पड़ेगा, कोई सपेरे को बुलाओ। कोई कह रहा था कि अरे नहीं, पुलिस को बुलाओ। और सुबह तक कोई भी इंतजाम न होने की वजह से पूरा होटल खाली हो चुका था। कमाल है, पूरे होटल में एक भी कर्मचारी नहीं है। किसी ने पैसे भी नहीं लिए। लगता है होटल में बम फटने वाला है। कुछ ही देर बाद बोना शैतान का काफिला वहाँ आकर रुका। उसे बुला कर लाओ डेथ रिंग में। मिस्टर नागराज, आपको बिग बॉस ने याद किया है। नागराज अपना ओवरकोट पहनते हुए चलिए
डेथ रिंग सी बीच पर बना अखाड़ा। वेलकम नागराज, धंधा तो वाकई मंदा कर दिया आपने। यह तो शुरुआत है शैतान टिंडे, आगे आगे देख, सर्राबट के सारे धंधे बंद करवा दूंगा मैं। शैतान की बेइज्जती पर दो पहलवान आगे बढ़े और नागराज पर टूट पड़े। तभी बोना शैतान गरजा, ठहरो, नियमों से लड़ना इससे नियम। मैं कसम उठाता हूँ कि नागराज को ख़त्म करके ही दम लूँगा, नहीं तो अपनी जान दे दूँगा। और फिर शुरू हो गई जंग। मार्शल आर्ट फाइटर हैं, ईगल स्टाइल में लड़ेगा। और वो दोनों नागराज से भिड़ गए, परंतु नागराज ने प्रतिद्वंदियों को पलों में ही धराशायी कर दिया। हारे हुए सिपाही का जीना बेकार है। और तभी कहीं से एक गोली आकर उन पर लगती है। यह पता न चल सका कि गोली कहाँ से चली। नागराज, यह मंकी स्टाइल का फाइटर है, मेरा सबसे जाबाज सिपाही। तुम्हारा भेजा निकल कर खाएगा। यह इसी का शौक है। प्रतिद्वंदी का भेजा खाना इस मंकी फाइटर का शौक था। मेरे पास तुझे खिलाने को फालतू भेजा नहीं है भाई। मूंगफली खा, मूंगफली। और मार्शल आर्ट के किसी भी स्टाइल में नागराज का कोई सानी नहीं था, परंतु उस मंकी मैन ने एक दाव लगाकर नागराज को फंसा लिया। उफ, बेबस सा कर दिया इस बंदर पहलवान ने। मंकी फाइटर का दाव चला। नागराज ने तभी एक कलाबाती खाई और उसे नीचे पटक दिया और नागराज उसके ऊपर जा बैठा। फिर नागराज ने उसे कोई मौका नहीं दिया। मंकी फाइटर पस्त होकर रेतीली ज़मीन पर गिरा। ले गई तेरी बहा। और नागराज ने इतना कहते ही उसका हाथ तोड़ दिया। मंकी फाइटर का भी वही हश्र हुआ जो ईगल फाइटर का शैतान ने किया था। उफ, मुझे अफसोस है अपने सिपे सालार की मौत पर। और अब भी यह पता न चल सका कि गोली बिना रिवॉल्वर के कैसे चली। फिर शैतान ने नया हुक्म सुनाया, सब टूट पड़ो इस पर, ख़त्म कर दो इसे। टूट गए सब नियम शैतान के। उसे भी शायद नागराज की असीमित ताकत का अंदाज़ा हो गया था। मार्शल आर्ट फाइटर्स ने नागराज को घेर लिया। हम सब इसे मार देंगे, यह अकेला है। लेकिन नागराज को अकेला समझने की उनकी ये भूल उन पर बहुत भारी पड़ी। और नागराज ने उन पर अपने सांपों से हमला कर दिया। नाग सेना फाइटर्स पर टूट पड़ी और उन सभी को बंदी बना लिया और कुछ को मौत के घाट उतार दिया। डेथ रिंग फाइटर्स के शरीर से पटने लगा। सब निकम्मे भर्ती किए थे मैंने अपनी सेना में। बस नागराज, रुक जाओ, अब तुम्हारी ज़िंदगी का फैसला मैं करूँगा। और इतना कहते ही शैतान ने बाएं हाथ की उंगलियां आगे फैलाई और तभी वातावरण में गोली की आवाज़ गूंजने लगी और सभी निकम्मे सिपाही धराशायी होकर नीचे गिर पड़े। माहौल में सन्नाटा छा गया। समुद्र की लहरें भी बेआवाज़ किनारे से टकरा रही थी और वह उछलकर रिंग में जा पहुंचा नागराज को ललकारने के लिए। हर फन का माहिर बोना शैतान नागराज पर टूट पड़ा। ओह, मुझे डराना चाहता है, स्नेक स्टाइल में लड़ रहा है यह। और फिर जब नागराज ने वार किया, परंतु नागराज के हर वार को वो बोना शैतान बचा जाता था। उफ, यह तो बहुत फुर्तीला है, मेरे सभी वार बचा जाता है। इस खौफनाक लड़ाई में दोनों ही खून से नहा गए, परंतु हार जीत का फैसला तो लगता था जैसे हो ही नहीं पाएगा। उफ, 2 घंटे हो गए हमें लड़ते हुए। नागराज वाकई मजबूत फाइटर है। और तभी अचानक नागराज के हाथों में शैतान की टांगें आ गई, जिसका नागराज ने खूब इस्तेमाल किया और उसे टांगों से पकड़कर हवा में घुमाकर दूर उछाल फेंका और वह जाकर नीचे पानी में जा गिरा। और नागराज कूदकर उसके ऊपर जा बैठा और उसका गला दबाने लगा। परस्त होते शैतान की उंगलियां ऊपर उठी और उसने अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल किया और नागराज पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। लेकिन शैतान यह नहीं जानता था कि नागराज पर गोलियों का असर नहीं होता है। किंतु अब नागराज की तेज आंखों ने देख लिया था, गोलियां शैतान की उंगलियों से चल रही थी। उफ, धोखेबाज ने पंजे में रिवॉल्वर फिट कराया हुआ है सर्जरी से। नागराज ने तुरंत उसकी सभी उंगलियां तोड़ डाली। डेथ रिंग शैतान की आखिरी चीख से गूंज उठा और फिर नागराज उसको ख़त्म करके वहाँ से गायब हो गया। उधर काले नेवले सिकाकी का आतंक सिर चढ़कर बोल रहा था कि अगले दिन के न्यूज़पेपर में छपे एक विज्ञापन ने धमाका कर दिया। ताजमहल की चोरी, आवश्यकता है आगरा स्थित विश्व के 8वें आश्चर्य ताजमहल की चोरी करने वाले खुर्राट चोरों की। पारिश्रमिक, कुवैत जैसा एक छोटा देश, संपर्क करे कमरा नंबर 420, नकाब पोस, होटल सीमेरीन, गोवा। जिसने पढ़ा सभी दंग, जिसने सुना सब हैरान परेशान। नया धमाका, ताजमहल की चोरी, ताजमहल की चोरी असंभव। ताजमहल की चोरी कोई कैसे करेगा? विज्ञापनदाता जरूर पागल है या फिर सनकी। शहर भर में सरगर्मी फैली हुई थी। लीजिए, कुवैत जैसे देश के राजा बनिए हैं। अज्ञात नकाबपोश द्वारा ताजमहल की चोरी का ऑफर, एक मुझे देना भाई, एक मुझे भी। पुलिस हेडक्वार्टर में खलबली मची हुई थी। पुलिस हेडक्वार्टर ने अखबार के ऑफिस में फ़ोन किया। यह क्या बेहुदा विज्ञापन छपा है आपके अखबार में? हमारे अखबार में विज्ञापन देने पर रोक नहीं लगी है कमिश्नर साहब। आप चाहें तो
लाल किले की चोरी का विज्ञापन दे सकते हैं। बकवास बंद कीजिए अपनी। आप मार्केट से अपना सारा स्टॉक तुरंत हटाने की तैयारी कर लें, वरना हमें कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी आपके खिलाफ। कमिश्नर ने उसे एक वार्निंग दी और तभी एक फ़ोन गूंज उठा। हेलो, ओवर, हेलो। होटल सी मेरीन से उस अज्ञात नकाबपोश को तुरंत हिरासत में ले लो, ओवर। और तुरंत ही पुलिस की जीपें होटल सी मेरीन की तरफ दौड़ पड़ी। अगले कुछ ही मिनटों में होटल सी मेरीन का घेराव कर लिया गया। कोई भी भीतर ना जा पाए और कोई भी भीतर से बाहर नहीं आ पाए। पुलिस कमिश्नर और एक हवलदार रूम नंबर 420 के सामने बेल बजाने ही वाले थे कि तभी अंदर से आवाज़ आती है, आ जाइए इंस्पेक्टर साहब। दरवाज़ा खुला है और दोनों अंदर जाते हैं तो नकाबपोश को कुर्सी पर बैठा पाते हैं। उफ, नकाबपोश वाली कुर्सी घूम गई। और आप चाहे तो बैठ सकते हैं इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, नो थैंक्स। यह विज्ञापन देने वाले नकाबपोश तुम ही हो? 100% मैं ही हूँ। तब फिर मुझे तुम्हें हिरासत में लेने का ऑर्डर है। लेकिन मेरा क्या जुर्म है? नकाबपोश बोलते हैं, यह विज्ञापन ही तुम्हारा जुर्म है। विज्ञापन छपवाना कोई जुर्म नहीं है इंस्पेक्टर। हाँ, अगर मैंने सचमुच ताजमहल की चोरी कर ली होती तो जुर्म होता। अगर ताजमहल चोरी की जाने योग्य वस्तु होती तो जुर्म होता। इंस्पेक्टर, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ताजमहल चोरी किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। जब आप खुद कह रहे हैं कि ताजमहल चोरी नहीं किया जा सकता है, तो फिर मुझे हिरासत में क्यों लेना चाहते हैं आप? तब फिर ऐसा विज्ञापन छपवाने का क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी सनक, मैं देखना चाहता हूँ कि इस धरती पर कोई ऐसा इंसान भी है जो ताजमहल की चोरी की स्कीम बना सके या फिर उसे चोरी कर सके। और थोड़ी देर की छानबीन के बाद इंस्पेक्टर को दल बल के साथ खाली हाथ वहाँ से लौटना पड़ा। अजीब सन की इंसान है। ताजमहल की चोरी हो ही नहीं सकती और ये करवाने पर तुला हुआ है। नागराज होटल के कमरे में आराम कर रहा था। तभी वहाँ गुरु गोरखनाथ प्रकट होते हैं और उठो नागराज। नागराज तत्काल उठ बैठा। प्रणाम गुरुदेव। क्या आदेश? नागराज, एक बुरी खबर है। जादूगर साकुरा मेरी गिरफ्त से फरार हो चुका है। नागराज बुरी तरह चौंक उठा और बेड से नीचे उतर गया। यह क्या कह रहे हैं गुरुवर? यह सब कैसे हुआ? यह मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता नागराज। सुनिए बाबा, मुझे कुछ और पूछना है। अभी मैं जल्दी में हूँ, मैं तुम्हें सावधान करने आया था। इसके बाद बाबा गुरु गोरखनाथ अंतर ध्यान हो जाते हैं और नागराज अपने अनसुलझे सवाल लिए वहाँ खड़ा उनको देखता रह जाता है। इधर होटल सी मेरीन में नकाबपोश की खिड़की के बाहर एक आवाज़ आती है। खिड़की पर विराजमान था काला नेवला सिकागी। तभी कमरे में एक भयानक हंसी की आवाज़ गूंजने लगती है। हा हा हा। नकाबपोश नेवले को देखकर हैरान रह जाता है। कौन हो तुम? सुप्रीम बॉस। सिकागी नेवला मेरा गुलाम है। सिकागी नेवला, सुप्रीम बॉस, क्या मतलब है तुम्हारा? लेकिन तुम मेरे सामने क्यों नहीं आते हो? सामने भी आऊँगा मिस्टर नकाबपोश, लेकिन ताजमहल की चोरी के बाद यहाँ तुम सिर्फ मेरी आवाज़ ही सुन सकते हो। मैं कल ताजमहल की चोरी कर लूँगा, लेकिन अगर तुम अपने वायदे से मुकरे तो बड़ी भयानक मौत भी मैं तुम्हें ही दूंगा। और इतना कहकर उसने नेवले की तरफ इशारा किया और नेवले की आंखों से एक अजीब सी किरणें उस नकाबपोश से टकराती है। और उफ, यह क्या? मुझ पर बेहोशी छा रही है। उफ, अंधकार, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या सचमुच ताजमहल की चोरी होगी? नकाबपोश कौन है? ताजमहल की चोरी क्यों कराना चाहता है वह? जादूगर साकुरा गोरखनाथ की कैसे छूटा? क्या नागराज सुप्रीम बॉस तक पहुंच सका? सुप्रीम बॉस सिकागी वह नागराज की बेमिसाल टक्कर पढ़ने के लिए देखे। नागराज और ताजमहल की चोरी। धन्यवाद दोस्तों।